हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज की दुनिया। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। सर, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलूं तो ज्यादा बेटर होगा ताकि हम समझ पाए फॉर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 स्टूडेंट। आपके तो इस चैप्टर को पढ़ना सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इसमें बहुत कुछ ऐसा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक छोटा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, काफी सारे स्टूडेंट मेरे वो भी ऐसे बोल रहे कह रहे भाई ये होता क्या है, व्हाट द हेल इज दिस। क्या है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो थ्रू आउट द वर्ल्ड काम करती है फॉर पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट कहने को एंड ऑल दैट क्यों चीजें बन जाए। आपने कहा भाई सबसे पहले बात होता है यूएन की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद ही बन गई। आप बोलते हो अच्छा, बनाने वाला कौन था? जिसने बम फोड़ा था, एटम बम, वो बनाने वाला था, जिसकी मेन भागीदार देखिए यूएसए। अब यहां पे उस बंदे ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो वर्ल्ड के अंदर पीस को क्रिएट करेगी, जो कोशिश करेगी कि लड़ाई झगड़ा ना हो, जो अपनी अचीवमेंट भी दिखाएगा लेकिन फेलियर्स तो होंगे। जब एक आदमी की अचीवमेंट हो तो उसके फेलियर भी होते हैं, तो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ नहीं छोड़ने वाले कोई भी पॉइंट। एंड नाउ आई वांट यू गाइस टू स्टार्ट राइटिंग ऑल दीस टर्म्स। फर्स्ट ऑफ, आप बोलते हो यूनाइटेड नेशंस कब बना? 1945 में। सर इसका हेड ऑफिस सर बेसिकली यूएस, वॉशिंगटन। आपने कहा इसका हेड ऑफिस वहां था। अब यहाँ पे इसका मेजर पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? पर्पस था भाई वर्ल्ड पीस क्रिएट करना, ताकि वो लड़ाई झगड़े ना हो। जो हो चुका है उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले टाइम में बाकी झगड़े ना हो तो उनको रोकने के लिए काम किया गया यूएनओ ने। यूएनओ का पहला कॉन्सेप्ट समझने से पहले इसके 5 लेयर्स को समझना जरूरी। आपको देखिए 5 लेयर्स में काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल असेंबली की। सर जनरल असेंबली होती है एक डिस्कशन फॉर्म होता है फॉर ऑल द कंट्रीज। इसमें कुछ 198 कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो सारी की सारी जनरल डिस्कशन में आती हैं। सारी कंट्रीज के जो बंदे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ऑनेस्टली वहां आते हैं, अपनी अपनी राय भी देते हैं। जैसा भी वॉर चल रही है ईरान, इसराइल और यूएस में, तो इस पे अपने डिस्कशन दे रहे। तो आपने कहा सर यूएन कहाँ गया? यूएन सो रहा बिस्तर में, उसका फेलियर है, वो सो रहा बिस्तर में, उसको कुछ नहीं कर सकता। जब भी यूएन का सबसे बड़ा फेलियर, मैं इससे पहले आगे बताऊं, ये कि जब भी यूएस इन्वॉल्व होगा तो यूएन कुछ नहीं कर सकता। यूएन कुछ कर सकता है, छोटी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, ये याद रखना। आपने कहा पहला जनरल असेंबली डिस्कशन होगा फॉरम फ्रॉम ऑल द कंट्रीज। नंबर 2 सिक्योरिटी काउंसिल। सर ये मेंटेन करेगा पीस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी काउंसिल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यूएनओ का। आप वो तो क्यों? क्योंकि ये मेंटेन करता है किसे? पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें कुछ परमानेंट मेंबर होते हैं जो हमें के लिए चाहिए। सर डोमिनेंट परमानेंट मेंबर सबसे पहले यूएस, यूएस को रशिया, ब्रिटेन, चाइना, आपने कहा सर फ्रांस, ये 5 है, उनको बोलते हैं वीटो पावर। दीज कंट्रीज हैव वीटो पावर। और ये वीटो पावर किसी 6 कंट्री को तब मिलेगी जब ये 5 कंट्रीज अपनी ठप्पा लगाएंगे, भैया हाँ इसको दे दो। और अगर इनमें किसी एक ने मना कर दिया, बाकी सारी कंट्रीज एग्री, तो वीटो पावर नहीं मिलेगी भाई। तो मतलब यहां तो इसका मेंबर बनने का कोई फायदा ही नहीं है। इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूएन ओ, परमानेंट मेंबर नहीं है। रीजन कोई ना कोई लास्ट में आके ठप्पा लगाया था, ये नहीं, वीटो पावर यूज हो गई। तो वीटो पावर डेवलपिंग कंट्रीज इसको बहुत नेगेटिव मानती कि भैया अपने हिसाब से चला रहे हैं चीज को। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पार्टी क्यों बनना है जहां पे आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा? पहला पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी काउंसिल। नंबर 3 इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें मेरे पास डेवलपमेंट और वेलफेयर पे काम है। जब भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की डेवलपमेंट और वेलफेयर की बात करती है, तो उसका जो सिरदर्दी है सारी वो लेगा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। कम टू नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सर इसका नाम क्या होता है? सर जस्टिस को क्रिएट करना। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक में बैलेंस लेके आते हैं और चीजों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज काम अंडर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये लीगल डिस्प्यूट्स को बताती है। लीगल डिस्प्यूट जो 2 कंट्रीज के बीच 4 में यूज होते हैं, उनको खत्म करती है। लास्ट सेक्रेटरी वर्क, ये बेसिकली डे टू डे वर्क को बताता है। देन हाउ यू गोइंग टू हैंडल योर डे टू डे वर्क, ये यूएनओ का। पर सॉरी, खाली यूएनओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके बाद बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन, वो 3-4 मैंने यहां लिखी। आपने 3-4 में सबसे पहले आईएमएफ आता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक का बड़ा भाई। वर्ल्ड बैंक का बड़ा भाई उससे पहले सेटअप था, ठीक है। इसका काम क्या था? इसका काम था थ्रू आउट द वर्ल्ड लोन्स देना। आईएमएफ करता है, आप नाम बदल दिया, वर्ल्ड बैंक कर दी।
चीज वही है, काम एक ही कर रहा है, दोनों ऑपरेट है, दोनों ऑपरेशन में। आपने फर्म हुआ 1944 के अंदर, वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर था। आपने कहा अब यहाँ पे हमारे पास क्या बेसिक पर्पस था, इसका पर्पस था उन कंट्रीज को फाइनेंशियली एड देना जिनको रिक्वायरमेंट है। द कंट्रीज दोज आर रियली इन सर्च ऑफ गुड बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, और उनके लिए उनको फंड्स की शॉर्टेज है, तो आईएमएफ उनको फंड्स प्रोवाइड करेगा। हाँ, फ्री में नहीं करेगा, कंडीशंस अप्लाई करेगा। वो कंडीशंस लेंगे होंगे, वो कंडीशन ऐसी भी है जिनके साथ आज तक कई डेवलपिंग कंट्री आज भी डेवलपिंग ही है, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके माल को डंप जोन बता के कभी भी साइड कर सकते, तो उनकी मोनोपोली आज भी चल रही है। टेक एन एग्जांपल ऑफ यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प, जो टैक्सेस लगाया था, तो एक डेवलप्ड नेशन लगा सकता है किसके और भी टैक्स? क्या रिप्लाई उसको जा सकता है, सर ये तो WTO के अगेंस्ट हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हम भी पढ़ेंगे वो भी है यहाँ पे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में हमें वो जानने को मिलेगा जब फर्दर हिस्ट्री ऑनर्स करेंगे, तब चीजों समझ पाएंगे। जब हम पॉलिटिकल ऑनर्स को पढ़ेंगे, जब हम आगे जाएंगे जियोलॉजी को पढ़ेंगे, पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, तो विल गेट टू नो ऑल दैट इन डिटेल्स इन अ फर्दर स्टडीज। कम टू नेक्स्ट वन, वर्ल्ड बैंक। सेम जॉब, सेम वर्क, बट इन एक्सटेंडेड वे। काम वही है, वही टर्म्स, वही कंडीशन, थोड़ा एक्सटेंडेड हो गया, चीजों को खोल दिया गया, काम को डिफाइन किया गया। तो आप लोगों ने क्वेश्चन किया भाई क्या होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे काम करती है? भाई ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका हेड ऑफिस एक कंट्री में होता है, ब्रांचेस थ्रू द वर्ल्ड होती है, एम्प्लॉयज पूरी दुनिया में काम कर रहे होते हैं, दे वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। जंप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कह रहा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या टू मेक इन फीयर द एंटायर वर्ल्ड? कोई भी बीमारी होती है ना, सबसे पहले WHO बताता है। दुनिया में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी सबसे पहले WHO बताएगा। वैक्सीनेशन सबसे पहले WHO लेके आएगा। तो क्या ये सच में वेलफेयर के लिए काम कर रही है या ये स्प्रेड कर रही है प्रॉब्लम्स को? अब एक क्वेश्चन मार्क ऑनेस्टली। अब इसके स्टैंड पे क्वेश्चन आ चुके हैं कोविड के बाद से। कोविड के बाद से WHO पे बहुत सारे क्वेश्चन आए, लेकिन फिलहाल हमने पढ़ना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम WHO ऑर्गेनाइजेशन 1948 में शुरू हुई, जिनेवा वॉशिंगटन में इसका ऑफिस था, हेड ऑफिस का हेडक्वार्टर इसको हो गया। ये चीजों कैसे करता है वो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये हमें आना चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करें, पॉइंट्स को क्लियर करना। WHO का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा कंफर्म है। द रोल WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसको आपने क्लियर करना है। फॉर मोर आपको नोट्स मिल सकते हैं, आप नीचे नंबर आएगा आपका, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन गेट द नोट्स एंड क्लासेस ऑनलाइन, हर चीज ज्वाइन कर सकते हैं आप, ये सब यहां से कंफर्म कर सकते हैं। जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सर सबसे इंपॉर्टेंट WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द ट्रेड दैट गोज ऑन बिटवीन द कंट्रीज, जो ट्रेड कंट्रीज के बीच में चल रहा है उसको कैसे हाईलाइट करोगे, कैसे बताओगे, किन चीजों को रूल आउट करोगे, और हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प यू, उसको समझना जरूरी। आपको तो WHO की बात करते हैं, सॉरी WTO 1995 जिनेवा स्विट्जरलैंड। अच्छा यहाँ पे ये हेडक्वार्टर ये शुरू हुआ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, पूरी दुनिया में जो ट्रेड चल रहा है उसको कंट्रोल करती है, उसको बढ़ावा नहीं देती, उसको कंट्रोल करती है। वो ट्रेड कैसे होगा, कैसे वो बेनिफिशियल होगा किसी कंट्री के लिए, और कौन सी टर्म्स और कंडीशन लगा के एक कंट्री इससे बेनिफिट ले सकती है, इन सारी टर्म्स और कंडीशन को देखना काम है WTO का। WTO आपके रेगुलेशन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है। WTO इज द ऑर्गेनाइजेशन जो आपको बताती है क्या काम करना है, कैसे करना है, चेंजेस कैसे आएंगे, ये आपको हेल्प करता है। आप बोलते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हेल्प करती है, तो टेक एन एग्जांपल 1991 इंडियन रिफॉर्म्स। LP जो रिफॉर्म लगा वो लगा था वर्ल्ड बैंक की वजह से, क्योंकि इंडिया वाज अंडर ग्रेट डेब्ट, ठीक है, उस वक्त इंडिया को पैसा चाहिए था, वो वर्ल्ड बैंक के पास गया। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को कंडीशन दी कि यू गाइस हैव टू इंप्लीमेंट दीज रिफॉर्म्स। अगर आप लोग ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करते हो तो विल गोइंग टू गिव यू द सर्टेन अमाउंट। हाँ ये बात अच्छी है कि इंडिया के लिए वो रिफॉर्म्स फेवरेबल हुए, इंडिया के लिए बेनिफिशियल काम किया, एंड वी गेट ऑल द थिंग्स फ्रॉम इट। आप बोलते सर ये रिफॉर्म से लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। तो ये है चैप्टर
जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू गाइस गेट ऑल द थिंग्स क्लियर। For more, don't forget to like, share and subscribe so that you can access all the videos. मिलते हैं जल्दी नई वीडियो साथ। टिल देन अपने कमेंट्स या अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।